हम्म। जरा कल्पना कीजिए कि दुनिया के हर बड़े बैंक का सबसे सुरक्षित डिजिटल ताला या फिर हर खुफिया सरकारी सर्वर और यहाँ तक कि हमारे फोन पर भेजा गया हर एन्क्रिप्टेड मैसेज, हम्म। मतलब ये सब महज कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से खुल जाए। बिल्कुल। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। हाँ, ये किसी नई थ्रिलर फिल्म का प्लॉट नहीं लग रहा। आज हमारे सामने जो तकनीकी दस्तावेज और शोध पत्र रखे हैं, वे बहुत स्पष्ट रूप से इशारा कर रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ ये डरावनी और अकल्पनीय लगने वाली स्थिति। एक बहुत ही वास्तविक भविष्य हो सकती है। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन इन्हीं भारी भरकम वैज्ञानिक दस्तावेजों की परतों को खोलना है। हमें यह समझना है कि क्या क्वांटम कंप्यूटर वाकई वो सर्वशक्तिमान मशीनें हैं जो मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल देंगी। या फिर ये सिर्फ भौतिक विज्ञान की प्रयोगशालाओं में चल रहा एक बहुत ही महंगा प्रयोग है। बिल्कुल, क्योंकि स्रोत सामग्री के अनुसार तो ऐसा लगता है कि एक बड़े पैमाने का क्वांटम कंप्यूटर दुनिया के सारे इंक्रिप्शन को तोड़ सकता है और जटिल भौतिक सिमुलेशन में मदद कर सकता है। इन शोध पत्रों को गहराई से देखने पर एक बात स्पष्ट हो जाती है, वो ये कि सैद्धांतिक रूप से इस तकनीक की शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। मतलब कोई लिमिट नहीं है। हाँ, कोई लिमिट नहीं। दस्तावेज बताते हैं कि ये मशीनें अपनी गणना की क्षमता, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट जैसी कुछ बहुत ही अजीबोगरीब क्वांटम घटनाओं से प्राप्त करती हैं। अजीब व गरीब। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही जब हम हार्डवेयर के वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं, हाँ। जो इंजीनियरिंग की बाधाएं हैं, हाँ, वो हमें वापस जमीन पर ले आती हैं, क्योंकि वर्तमान में इसके हार्डवेयर कार्यान्वयन केवल प्रायोगिक है। तो आज हम इसी खाई को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो सिद्धांत की अनंत संभावनाएं हैं और जो आज की भौतिक वास्तविकता है, उनके बीच का अंतर। एकदम सही। इसी हवा और हकीकत के बीच के अंतर को समझना है हमें। ठीक है, आइए इसे थोड़ा समझते हैं। अगर हमें इस मशीन की एन्क्रिप्शन तोड़ने वाली शक्ति या ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की क्षमता को वाकई समझना है, तो हमें बिल्कुल बेसिक्स पर जाना होगा। हाँ, उस नींव तक जिस पर यह पूरी तकनीक टिकी है। क्योंकि हम सभी के घरों या जेबों में जो स्मार्टफोन या लैपटॉप हैं, वे एक बहुत ही स्पष्ट भाषा समझते हैं। लेकिन इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि क्वांटम दुनिया की डिक्शनरी ही बिल्कुल अलग है। बहुत अलग है। उस डिक्शनरी का सबसे बुनियादी शब्द है बिट। BIT, बिट। हाँ, हमारी मौजूदा डिजिटल दुनिया, चाहे वो एक साधारण टेक्स्ट मैसेज हो, कोई हाई एंड वीडियो गेम हो, या कोई बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर ही क्यों ना हो, सब कुछ बिट्स पर चलता है। बिल्कुल, सूचना की सबसे छोटी इकाई बिट ही होती है। इसे एक स्विच की तरह समझा जा सकता है, जो केवल दो ही अवस्थाओं में रह सकता है। या तो ऑफ, जिसे हम जीरो कहते हैं। या फिर ऑन, जिसे हम वन देते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर जिस इकाई का उपयोग करते हैं, उसे क्यूबिट कहते हैं। क्यूबिट यानी क्वांटम बिट। हाँ। और क्लासिकल बिट के विपरीत एक क्यूबिट एक ही समय में दोनों अवस्थाओं में मौजूद रह सकता है। एक ही समय में। हाँ। और शोध पत्रों में इसे ही क्वांटम सुपरपोजिशन कहा गया है। इसे समझाने के लिए वहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, ब्लॉट स्फीयर का। ब्लॉट स्फीयर। हाँ, या बस एक गोला मान लीजिए। अगर हम इसे सरल भाषा में समझे, तो कल्पना करें कि हमारे पास एक पृथ्वी जैसा ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब है। अब एक सामान्य कंप्यूटर का बिट केवल उत्तरी ध्रुव यानी 0 पर हो सकता या है। फिर एकदम नीचे दक्षिणी ध्रुव यानी 1 पर हो सकता है। बिल्कुल, वो इन दो जगहों के अलावा कहीं और नहीं जा सकता। लेकिन एक क्यूबिट इस पूरे ग्लोब की सतह पर कहीं भी हो सकता है। कहीं भी, मतलब भूमध्य रेखा पर या किसी भी अन्य जगह पर। हाँ, कहीं भी। वो 0 और 1 के अनगिनत संयोजनों को एक साथ अपने भीतर समेटे हुए है। अरे वाह, ये ग्लोब वाला नजरिया तो इस बात को बहुत स्पष्ट कर देता है कि सूचना को स्टोर करने की क्षमता कितनी बढ़ जाती है। या फिर इसे एक और तरीके से देख सकते हैं जो मुझे काफी पसंद है। वो कौन सा? एक क्लासिकल बिट मान लीजिए मेज पर रखे एक स्थिर सिक्के की तरह है। या तो वो चित है यानी हेड्स। या फिर पट है यानी टेल्स। बिल्कुल। लेकिन एक क्यूबिट एक घूमते हुए सिक्के की तरह है। जब तक वो मेज पर तेजी से घूम रहा है, वो एक ही समय में चित और पट दोनों का एक धुंधला सा रूप है। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। वो दोनों अवस्थाओं के संयोजन में है। लेकिन मैं सोच रहा था, जब हम इस घूमते हुए सिक्के को रोकने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है? क्योंकि हमें अंत में तो कोई जवाब चाहिए ना। और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। जब आप उस सिक्के को रोकते हैं, मतलब जब हम सिस्टम से रिजल्ट मांगते हैं। हाँ, जब आप क्यूबिट को मापते हैं, तो वो सुपरपोजिशन खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है एकदम से। बिल्कुल। क्वांटम यांत्रिकी का ये सबसे बुनियादी नियम है।
जैसे ही आप उसे मापते हैं, परिणाम एक संभाव्यता या प्रोबेबिलिटी नियम के आधार पर केवल 0 या 1 ही मिलता है। तो अगर अंत में उस सिक्के को गिरकर 0 या 1 ही बनना है, तो फिर इस पूरी प्रक्रिया का फायदा ही क्या हुआ? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। मतलब ये तो वापस उसी क्लासिकल बिट वाली स्थिति हो गई ना। अगर वो अंत में सिर्फ एक सामान्य बिट की तरह व्यवहार करने वाला है, तो हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक तरीके से गणना नहीं करते हैं। अच्छा। वे संभावनाओं को आकार देते हैं। क्वांटम कंप्यूटर का असली काम क्यूबिट्स को इस तरह से नियंत्रित करना है कि तरंग व्यतिकरण प्रभाव के माध्यम से उस परिणाम के आने की संभावना बढ़ जाए जो हम चाहते हैं। तरंग व्यतिकरण प्रभाव, वेव इंटरफेरेंस। हाँ, क्वांटम एल्गोरिदम इसी प्रक्रिया को डिजाइन करते हैं ताकि जो जवाब हमें चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी को एम्प्लीफाई किया जा सके। रुको, व्यतिकरण, क्या इसका मतलब रेडियो पर आने वाले शोर या स्टैटिक जैसा कुछ है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि गलत उत्तरों को नष्ट करने से सही उत्तर कैसे मिल सकता है। इसे ध्वनि के उदाहरण से समझना बहुत आसान हो जाएगा। आपने नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स से इस्तेमाल किए ही होंगे। हाँ, बिल्कुल किए हैं। हवाई जहाज में तो बहुत काम आते हैं। बिल्कुल। अब वो कैसे काम करते हैं? जब बाहर से कोई शोर आता है तो हेडफोन उस शोर की ध्वनि तरंगों को सुनता है। और शायद ठीक उसकी उल्टी तरंग पैदा करता है। एकदम सही। और जब ये दोनों तरंगे आपस में टकराती हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देती हैं। इसे विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं और आपको एकदम शांति मिलती है। ओहो, तो क्वांटम एल्गोरिदम भी कुछ ऐसे ही करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही। क्वांटम कंप्यूटर सभी संभावित उत्तरों को एक साथ जनरेट करते हैं। फिर एल्गोरिदम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि गलत उत्तरों की संभावनाएं एक दूसरे के विपरीत होकर आपस में टकराएं और नष्ट हो हाँ, जाएं। नष्ट हो जाएं। हाँ, ठीक उस बाहरी शोर की तरह। और जो सही उत्तर है उसकी संभावनाएं एक दूसरे के साथ मिलकर और भी बड़ी हो जाए। इसे हम रचनात्मक व्यतिकरण कह सकते हैं। सही कहा। इसलिए जब हम अंत में उस घूमते हुए सिक्के को रोकते हैं यानी उसे मापते हैं तो इस बात की संभावना लगभग 100% होती है कि वो उसी उत्तर पर गिरेगा जो हम चाहते हैं। अरे वाह! तो क्वांटम कंप्यूटर हर संभव उत्तर को एक-एक करके जांचे बिना ही एक बहुत ही स्मार्ट नॉइस कैंसलिंग सिस्टम की तरह गलत रास्तों को मिटा देता है। बिल्कुल। और इसी वजह से ये इतनी तेजी से काम कर सकते हैं। ये वास्तव में क्रांतिकारी लगता है। लेकिन फिर एक स्वाभाविक सवाल मन में आता है, क्या? अगर ये मशीनें संभावनाओं में हेर-फेर करने में इतनी ही सक्षम है, तो वे अभी तक हमारे घरों या ऑफिस में क्यों नहीं है? मैं आज बाजार में जाकर एक क्वांटम लैपटॉप क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि हम अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि कुछ क्वांटम उपकरण विशिष्ट कार्यों में क्लासिकल कंप्यूटरों को पछाड़ सकते हैं। इसे ही शायद क्वांटम लाभ या क्वांटम एडवांटेज कहा जाता है। हाँ, इसे क्वांटम वर्चस्व भी कहते हैं और इसे वैज्ञानिक समुदाय में बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। लेकिन स्रोत दस्तावेज स्पष्ट रूप से चेतावनी भी देते हैं। मैंने पढ़ा था कि ये विशिष्ट कार्य वास्तविक दुनिया के लिए आवश्यक रूप से उपयोगी नहीं है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक टेस्ट की तरह है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक बहुत महंगा विज्ञान का प्रोजेक्ट है? अगर ये मशीनें वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल ही नहीं कर सकती, तो हम इन्हें क्रांति क्यों मान रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा नजरिया है सोचने का। लेकिन हमें वर्तमान प्रदर्शनों को निकट भविष्य में व्यापक उपयोग के प्रमाण के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो फिर कैसे देखें? इन्हें महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे राइट बंधुओं की पहली हवाई उड़ान की तरह सोचें। अच्छा, राइट ब्रदर्स, हाँ, उनकी पहली उड़ान तो शायद सिर्फ 12 सेकंड की थी। बिल्कुल। और वो कोई बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर पाई थी। वह हवाई जहाज किसी यात्री को लेकर दूसरे शहर नहीं जा सकता था। वो परिवहन का कोई व्यावहारिक साधन तो नहीं था उस वक्त। नहीं था। लेकिन उस 12 सेकंड की उड़ान ने परिवहन की समस्या हल नहीं की, बल्कि उसने भौतिकी की समस्या हल की। उसने साबित कर दिया कि हवा से भारी मशीन के लिए उड़ान भरना संभव है। ओह, मैं समझ गया। क्वांटम लाभ भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये अभी हमारी रोजमर्रा की दवाइयां नहीं खोज रहा है या मौसम की भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, लेकिन इसने साबित कर दिया है कि क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करके ऐसा करना संभव है। संभव है। बस हमें अब बेहतर और बड़े हवाई जहाज बनाने हैं। बिल्कुल। लेकिन इस क्वांटम हवाई जहाज को बड़ा बनाने से कौन सी चीज रोक रही है? यहीं पर चर्चा उस भौतिक वास्तविकता की ओर मुड़ती है, क्योंकि स्रोत सामग्री में एक शब्द बार बार आता है, क्वांटम डीकोहेरेंस।
डीकोहेरेंस। तो इस विशाल क्रांति के रास्ते में ये डीकोहेरेंस क्या बाधा पैदा कर रहा है? दरअसल उच्च गुणवत्ता वाले भौतिक क्यूबिट्स का निर्माण अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण है। क्यों? क्या दिक्कत आती है? हमने जिस घूमते हुए सिक्के की बात की थी ना, जो सुपरपोजिशन में है, हाँ, जो एक ही समय में दोनों अवस्थाओं में है। वो अवस्था ब्रह्मांड की सबसे नाजुक चीजों में से एक है। यदि कोई भौतिक क्यूबिट अपने परिवेश से पूरी तरह से आइसोलेटेड या अलग थलग नहीं है, तो वो क्वांटम डीकोहेरेंस का शिकार हो जाता है। आइसोलेटेड नहीं है, मतलब बाहरी दुनिया का जरा सा भी दखल उस सुपरपोजिशन को बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल बर्बाद कर सकता है। और बाहरी दुनिया का मतलब केवल कोई इंसान नहीं है जो उसे देख रहा हो, वातावरण में मौजूद गर्मी का एक छोटा सा अंश। बस थोड़ी सी गर्मी? हाँ, या फिर वाईफाई राउटर से निकलने वाला एक सिग्नल, अंतरिक्ष से आने वाली कोई कॉस्मिक किरण, या यहाँ तक कि बगल से गुजरने वाले ट्रक का एक सूक्ष्म कंपन भी। बाप रे, इतना संवेदनशील? हाँ, जैसे ही इनमें से कुछ भी उस क्यूबिट से टकराता है, क्यूबिट अपनी क्वांटम अवस्था खो देता है और समय से पहले ही ढह कर 0 या 1 में बदल जाता है। और अगर गणना के बीच में ही क्यूबिट ढह जाए तो फिर वो पूरा नॉइस कैंसलिंग वाला एल्गोरिदम? वो पूरी तरह विफल हो जाएगा। सारी जानकारी नष्ट हो जाएगी और गणनाओं में भारी त्रुटियां या एरर्स मिलेंगे। ओह, इसीलिए राष्ट्रीय सरकारें और बड़ी टेक कंपनियां इसमें अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। वे इस डीकोहेरेंस से लड़ने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो हम पाएंगे कि वैज्ञानिक मूल रूप से ब्रह्मांड की सबसे संवेदनशील चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। डिकोहेरेंस से बचना ऐसा है जैसे किसी बहुत ही शोरगुल वाले रॉक कॉन्सर्ट में पूर्ण शांति बनाए रखना। क्या बात है! और दस्तावेजों में इसके लिए मुख्य रूप से दो तकनीकों का जिक्र है, सुपर कंडक्टर्स और आयन ट्रैप्स। सही। सुपरकंडक्टर्स वो सामग्री होती है जो विद्युत प्रतिरोध को पूरी तरह समाप्त कर देती है, लेकिन वो डीकोहेरेंस से कैसे बचाते हैं? क्योंकि उन्हें अत्यधिक ठंडा किया जाता है। इतना ठंडा कि वो पूर्ण शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो के करीब पहुंच जाते हैं। एब्सोल्यूट जीरो मतलब गहरे अंतरिक्ष से भी ज्यादा ठंडा? हाँ, -273 डिग्री सेल्सियस। इतने कम तापमान पर परमाणुओं का कंपन लगभग रुक जाता है और विद्युत प्रवाह बिना किसी शोर के बह सकता है। तो ये उस क्यूबिट को एक बहुत ही शांत वातावरण देता है। बिल्कुल। और दूसरी तकनीक जो थी, आयन ट्रैप्स। आयन ट्रैप्स एक अलग ही तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके परमाणु कणों को यानी आयनों को एक वैक्यूम के अंदर हवा में सीमित कर देते हैं। हवा में लटका देते हैं? हाँ, बिना किसी चीज को छुए। ये तो सचमुच साइंस फिक्शन लग रहा है। तो क्योंकि वो किसी सतह को नहीं छू रहे होते, उनमें कंपन या शोर पहुंचने का खतरा बहुत कम हो जाता है। अरे वाह! तो चलिए इस पूरी गहन चर्चा के धागों को एक साथ पिरोने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। आज हमने देखा कि क्वांटम कंप्यूटर अपनी सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट की क्षमताओं के साथ पारंपरिक 0 और 1 की दुनिया से बहुत आगे हैं। वे अभूतपूर्व गति से गणना करने का सैद्धांतिक वादा करते हैं। हाँ, और संभवतः दुनिया के एन्क्रिप्शन को तोड़ने का भी। बिल्कुल। लेकिन आज की वास्तविकता डीकोहेरेंस से लड़ने, आयन ट्रैप्स बनाने, सुपरकंडक्टर्स को ठंडा करने और उन एरर रेट्स को कम करने के बारे में ज्यादा है। सही कहा। तो ये एक शानदार वैज्ञानिक उपलब्धि तो है, लेकिन व्यावहारिक क्रांति जो हमारे घरों तक पहुंचे, वो अभी भी दशकों दूर है। ये एक बहुत ही सटीक सारांश है। लेकिन जाने से पहले इन स्रोत सामग्रियों के आधार पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो क्या? हमने शुरुआत में ही बात की थी कि भविष्य का क्वांटम कंप्यूटर आज की एन्क्रिप्शन योजनाओं को तोड़ सकता है। हाँ, हमने कहा था कि सारे ताले खुल जाएंगे। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, भले ही व्यावहारिक क्वांटम कंप्यूटर आने में अभी 20 या 30 साल बाकी हों, लेकिन क्या आज इंटरनेट पर प्रसारित हो रहे हमारे सारे सुरक्षित डेटा, हमारे बैंक डिटेल्स, हमारे राष्ट्रीय रहस्य, क्या किसी ऐसे व्यक्ति या हैकर द्वारा सहेज कर नहीं रखे जा रहे होंगे जो बस इंतजार कर रहा है? इंतजार कर रहा है? हाँ, वो आज के एन्क्रिप्टेड डेटा को बस डाउनलोड करके रख रहा है। वो आज उसे खोल नहीं सकता, लेकिन वो भविष्य में उस दिन का इंतजार कर रहा है जब क्वांटम कंप्यूटर अंततः हकीकत बन जाएंगे। ओह, मतलब स्टोर नाउ डिक्रिप्ट लेटर। आज चुरा लो और 20 साल बाद खोल लेना जब क्वांटम कंप्यूटर आ जाए। सटीक रूप से। और उस दिन वे दशकों पुराने उन सभी रहस्यों के ताले एक ही झटके में खोल देंगे। ये तो सच में बहुत डरावना है ना? एक ऐसी दुनिया में जहां भविष्य की तकनीक हमारे आज के सबसे सुरक्षित रहस्यों को कल आसानी से खोल सकती है, वहां आज प्राइवेसी या गोपनीयता का असली मतलब क्या रह जाता है?
क्या हम आज जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं वो सच में सुरक्षित है? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी है। ऐसा लगता है कि हमारी प्राइवेसी भी उस घूमते हुए सिक्के की तरह है, एक ही समय पे सुरक्षित भी है और असुरक्षित भी। बिल्कुल सही कहा। खैर, इसी गहरे और थोड़ा डराने वाले विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ क्वांटम दुनिया की इस जटिल लेकिन अद्भुत गहराई में उतरने के लिए आप सभी का धन्यवाद।